नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दिल्ली चलो का नारा बुलंद किए हुए किसानों को आज दूसरा दिन हो गया है और तकरार, ऐसा जबरदस्त तकरार की स्थिति अभी बनी हुई है। अन्नदाता, हम कहते हैं किसानों को, जय जवान जय किसान का नारा भी बुलंद करते हैं, लेकिन तकरार ऐसी कि दोस्ताना भाईचारा कहीं तार तार होता दिख रहा है। कुटीली तारें, कीले ठोक दी गई हैं, बाड़ेबंदी कर दी गई है, कंक्रीट के स्लैब लगा दिए गए हैं, टीयर गैस लगातार छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, दो जगह की तस्वीरों पर आप गौर कीजिएगा। एक है शंभू बॉर्डर, ये पंजाब हरियाणा की सीमा पर है। जब आप अमृतसर जाते हैं, अंबाला से अमृतसर की तरफ जाते हैं, वहां की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर बठिंडा से आप हरियाणा यानी कि जींद की तरफ से आए तो खनौरी बॉर्डर है, और वहां भी आलम ऐसा ही, अफरा तफरी, भागम भाग, टीयर गैस, झड़प, और किसान घायल और पुलिस वाले भी घायल। शंभू बॉर्डर पर वहां से 60 किसानों को अस्पताल ले जाया गया। 60, 5 दर्जन। खनौरी बॉर्डर पर 30 किसान घायल हैं। कुल मिलाकर संख्या 130 की हो गई है। इसमें 24 पुलिस वाले भी शामिल हैं। बातचीत भी हुई, 8 फरवरी को बातचीत हुई। किसान यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने किसानों से बात की। 12 तारीख को फिर बात हुई, 2 दिन पहले, लेकिन बात बेनतीजा निकली है। किसान, लंबी फहरिस्त है मांगों की, लेकिन उसकी जड़ में, मूल में है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मेहनत की माकूल कीमत, उसे कानूनी जामा पहनाया जाए। सरकार कह रही है यह नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। अब वक्त लगेगा तो 2011 में इस बात की तस्दीक क्यों करते हुए या मांग क्यों उठाते हुए दिखी थी बीजेपी ही, तब विपक्ष में थी, कि कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को। फिर ताल ठोकी गई स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें, और उसमें सबसे अहम सिफारिश थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और एमएसपी तय की जाए C2+50% के फॉर्मूले पर वो तय नहीं की गई। 8 फरवरी 2015 को सरकार ने बाकायदा एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने, कि जी C2+50 लागू कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर 2020 आते आते काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो कहने लगे कि भाई एमएसपी को गारंटी दे दी तो कुल बोझा सरकार पर, कुल बोझा हो जाएगा 17 लाख करोड़ का। उस वक्त 30-32 लाख करोड़ का हमारा बजट होता था, आज 45 लाख करोड़ का बजट है, उसका भी 36%। तो ये तो माइंड बॉगलिंग फिगर है ना भाई। इतना बड़ा बोझ कोई क्यों उठाएगा और कैसे उठा सकता है, बिल्कुल जायज सवाल है। लेकिन इस आंकड़े पर हम पहुंचे कैसे, इसकी डिटेलिंग में भी तो जाने की जरूरत है। बिकॉज द डेविल लाइज इन द डिटेल, उसी में तो सारा खेल होता है। आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं और बहुत कुछ छिपा भी जाते हैं। तो ये 17 लाख करोड़ की जब हम फिगर की बात करते हैं, आज की तारीख में 23-24 में भी 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए फसलों को खरीदने में एमएसपी पर। कुल मिलाकर 23 फसलें हैं, उनमें भी ज्यादा पुट गेहूं और धान का है, इक्का दुक्का चना और उसमें जोड़ लो। बाकी जो खरीदी होती है वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तेल, तिलहन की हम बड़ी बातें करते हैं, 0.13%, 0.13%। 1 क्विंटल 100 किलो अगर सरसों या तिलहन
उगाया जा रहा है, काटा जा रहा है इस देश में, उसका 130 ग्राम, 100 किलो का 130 ग्राम, और दलहन की हम बहुत बात करते हैं, 0.43%, 100 किलो में से आधा किलो से कम की खरीदी सरकार करती है। और जवार, बाजरा, मक्का, रागी, आजकल इसकी बड़ी बात हो रही है, मिलेट्स की। अरे गेहूं त्याग दो, चावल त्याग दो, बाजरा, मक्का, रागी, जवार, इनकी रोटियां खाओ। मैं भी वही खाता हूं, वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, पारंपरिक हमारा खाद्यान्न है। उसकी खरीदी है 0.26%। 100 किलो उगाया जाता है तो उसमें से पाव भर, पाइया सरकार खरीदती है। अब इसीलिए ये 17 लाख करोड़ का गणित आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, सरकार ये सारी फसलें खरीद ले और उसमें दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, इन सबको खरीदे ना, तो 17 लाख करोड़। अब आप कहेंगे वो पैसे कहां से आएंगे? अरे भाई, 17 लाख करोड़ का माल खरीदा है तो उसको हिंद महासागर में थोड़ा आप डाल देंगे, या उसमें आग थोड़ा लगाने वाले हैं, वो भी तो बेचेंगे। खरीद कर बस वो क्या स्वाहा करने के लिए सरकार खरीदेगी? कॉरपोरेट हाउसेस को बेचेगी, जो ब्रेड बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और चीजों में जो इस्तेमाल होता है, तेलों का इस्तेमाल होता है, राज्य सरकारों को देगी। यह नेफेड किस लिए है? किस चीज के लिए बनाया गया? तो यह कह देना बस खरीद लिया तो बस वो खर्चा हो गया। आमदनी कितनी होगी यह कोई बताने को तैयार नहीं। आप पाव भर या आधा किलो 100 किलो में से खरीद रहे हैं तिलहन और दलहन, और जहां दालों के दाम बढ़ने लगे, सरसों के तेल के दाम बढ़ने लगे, तो आप इंपोर्ट का रास्ता अपना लेते हैं। दूसरे देशों को आप पैसा देने को तैयार हैं, अपने किसानों से माकूल कीमत देकर आप खरीदी करने को तैयार नहीं। इसमें कौन सा लॉजिक है? बाहर वालों को पैसे दे दो, किसानों को पैसे देने की जरूरत नहीं। और यह कहां लिखा है, यह किस कानून में लिखा है कि एमएसपी को कानूनी जामा अगर पहना दिया गया तो एक एक दाना सरकार को ही खरीदना है? ये तो कॉमन सेंस की बात है, बच्चा भी जानता है। आपको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है कि सरकार थोड़ा खरीदेगी सारा, लेकिन बाकी जो लोग खरीद रहे हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएंगे, दंड मिलेगा। तो उन्हें दंड देने में क्या दिक्कत है? वो भी खरीदेंगे। फिर तर्क ये दिया जाता है, जी ये हो गया तो दाम बहुत बढ़ जाएंगे। अरे C2+50 तो आप दे ही नहीं रहे, A2+FL पर दे रहे हैं। कल मैंने आपको समझाया था, गेहूं जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए है, अगर, और वो A2FL के फॉर्मूले के हिसाब से तय किया गया है, C2+50% अगर फॉर्मूला तय हो तो 3150 रुपए देने पड़ेंगे। जी दामों में आग लग जाएगी। तो सरकार किस लिए होती है? मार्केट इंटरवेंशन करनी होगी ना, कितना खरीदना है, कितना बेचना है। सरकार आती है ना, घुसना पड़ता है। एमएसपी पर पूरी खरीदी ना भी होते हुए बाजार का नियंत्रण जब जरूरत पड़ती है सरकार करती है ना। तो यहां पर यह क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें और आगे बढ़ते हैं, भावांतर होता है एक कि जी 2125 रुपए गेहूं के दाम है, मार्केट में बिक रहा है 2000 रुपए का, तो उसकी भरपाई सरकार कर दे, वो 100 रुपए दे दे।
मध्य प्रदेश में यह लागू किया गया, पर सोच समझकर लागू नहीं किया गया, तो धड़ाम गिरी वो योजना। इसकी एक मानगी मैं आपको देता हूं। यह 2017-18 के मूल्यों पर आधारित एक स्टडी करने वाले योगेंद्र यादव भी आज इस चर्चा में शामिल हैं। 1425 रुपए, 1425 रुपए दाम था मक्का का 2017-18 में, लेकिन औसत मूल्य बाजार में कितने पे बिका? वो था 1159 रुपए। कुल मिलाकर किसानों को घाटा हुआ 6,727 करोड़ का। सरकार कर सकती थी इसकी भरपाई, और मैं C2+50 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उसके हिसाब से 2,094 रुपए दाम हो जाता मक्का का, और किसानों के जेब में 23,647 रुपए आते। तो किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए साल के दे दो, 500 रुपए महीना, और भरपाई हो जाती है। यहां अब एक और आंकड़ा बताता हूं आपको। सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिए गए, 30 से 25, 22 भी लाए गए, नई कंपनीज के लिए 15%। 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, राहत मिली कॉर्पोरेट जगत को। उसके लिए बटन कभी नहीं दबाया जाता। और यहां पर अगर यह भावांतर स्कीम भी लागू कर दी जाए कि किसान जितना मार्केट में कम दाम पे भी जा रहा है जाने दो, सरकार उसका पैसा बाद में उसकी भरपाई कर देगी, तो उसकी कुल कीमत या किसान को जो नुकसान हुआ बाजार में बेचकर, वो 47,764 करोड़ रुपए थी। 2017-18 के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। अब आंकड़ा बढ़ जाएगा, वो अलग चीज है, तो उसमें और सारी चीजें भी बढ़ेंगी। 47,764 करोड़ रुपए, यह मनरेगा की राशि से भी कम है। तो इसे देने में पेट में दर्द क्यों होने लगता है? ये कोई समझाने को तैयार क्यों नहीं है? और अब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसानों के मुद्दों पर संवेदनशील है सरकार, कुछ मांगे विचित्र हैं, कुछ दिन में चुनाव है इसलिए कानून बनाना मुश्किल है। यह सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं। कुछ दिन में चुनाव है इसलिए कानून बनाना मुश्किल है। कोविड काल, कोरोना काल में जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, अध्यादेश के रूप में लेकर आए गए थे। ना कहीं कोई मांग थी, ना कोई चर्चा हुई, अध्यादेश के जरिए ले आई थी, बाद में संसद में पास कराया। तो कानून अध्यादेश के रूप में आ सकता है, तो एमएसपी गारंटी भी अध्यादेश के रूप में क्यों नहीं आ सकती? या ये टाइम बाइंग हो रही है? जुलाई 2022 से एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी, 6 मीटिंगें की, कुछ चर्चाएं की सब ग्रुप्स में, वो 37 थी। कुल मिलाकर प्रभावी बनाने का रास्ता नहीं दिखता है। तो असल मुद्दे पर खुलकर चर्चा, खुलकर आंकड़े क्यों नहीं देश के सामने रखे जाते? और आज वही कोशिश मैं कर रहा हूं। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, जारी है लड़ाई, एमएसपी पर कंफ्यूजन क्यों है भाई? और किसान होगा मालामाल तो देश हो जाएगा कंगाल। अब मालामाल किसान भी हो पर देश भी खुशहाल हो। हम नहीं चाहते कि हमारी अर्थव्यवस्था कंगाल हो। चर्चा में मेरे साथ शिव कुमार कक्का, बड़े नेता हैं। किसान आंदोलन जो 378 दिन चला था उसमें प्रमुख चेहरा थे। गुणी प्रकाश, जिस एमएसपी कमेटी, उसे प्रभावी बनाने की जो कमेटी है, जो जुलाई 2022 में बनी, 18 जुलाई को, उसके सदस्य हैं। युद्धवीर सिंह, किसान आंदोलन के एक और बड़े चेहरा, बीकेयू के महासचिव भी हैं। विजय सरदाना,
जाने माने अर्थशास्त्री हैं और कृषि से जुड़े मुद्दों पर ये अपनी पैनी निगाह टिकाए रहते हैं। और जिस स्टडी का मैंने जिक्र भी किया, अध्ययन का, उसे करने वाले योगेंद्र यादव किसान आंदोलन से ये भी जुड़े थे और आंकड़े भली भांति समझते हैं। एक समय में ये देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से भी एक थे। अब योगेंद्र यादव योर वर्ड अगेंस्ट माइन का खेल भी हो रहा है। काला सूट गुलाबी अखबार वाले बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं भट्टा बैठ जाएगा, एमएसपी दी तो 17 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा देश पर, देश की अर्थव्यवस्था पर। आप आंकड़ा कहीं 2.25 लाख करोड़ के करीब का बताते घूम रहे हैं। किसकी बात मानी जाए? संदीप भाई, मैं समझता हूं आंकड़ों से पहले एक बुनियादी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 60 साल से इस देश में चल रहा है, उसका मतलब क्या है? सरकार कहती है, साल में 2 बार कहती है कि किसान को अपनी फसल पे कम से कम इतना तो दाम मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम समर्थन देंगे। यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और 60 साल से इस देश के किसान को ये नहीं मिला है। सिर्फ इस सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, 60 साल से किसान के साथ ये धोखा चले आ रहा है। और आज किसान कहता है कि बस अब हो लिया बहुत ज़्यादा। किसान कहता है कि मुझे अपनी फसल का दाम चाहिए, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, इसलिए कानूनी हक चाहिए। किसान कहता है कि मुझे आज आप अपने मर्जी से जो मर्जी एमएसपी बना लेते हो वो मंजूर नहीं है, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना आप दीजिए, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। और सिर्फ 22 फसलों पे नहीं, मेरी जितनी भी फसल है, दाल सब्जी फल जितना भी होता है, सब पे मुझे चाहिए। ये किसान की मांग है और बिल्कुल बुनियादी मांग है। सरकार कहती है किसानों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए हम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं। बहुत अच्छा, सलाम करता हूं। लेकिन चौधरी साहब होते हैं ना, तो वो कहते भाई ये तू रतन वतन छोड़ दे, तू ऐसा कर मेरे किसान के लिए कुछ करके दिखा दे। मैं जानता हूं चौधरी साहब बिल्कुल कड़वी बात एकदम सही सटीक कह देते थे। आप एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं। अरे एमएस स्वामीनाथन ने बेचारे ने जो बोला था उसका सम्मान कर दो ना। वो कह रहा था C2 + 50% की कैलकुलेशन करके आप किसानों को एमएसपी दीजिए। अगर ये दोनों मांग लेते तब इसका कोई मतलब बनता था। पर सरकार कहां से, सरकार सारे दाने क्यों खरीदेगी? सारी फसल, सारा जो उगाई है किसान की, वो सरकार क्यों खरीदे? जी, अब मैं उस आंकड़े पे आता हूं। 17 लाख करोड़ का जो कहा जा रहा है, हाय हाय अगर किसान को एमएसपी दे दी 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। उसका सिंपल हिसाब ये है मेरे भाई, 17 लाख करोड़ रुपया इस देश में किसानों की जितनी टोटल फसल है उसका दाम है। तो अगर आपको मान लीजिए 17 लाख करोड़ भूल जाओ, आपको किसान को 2200 रुपये, आपने कहा कि आपके गेहूं का दाम 2200 होना चाहिए, मार्केट में 1900 मिल रहा है, इसलिए आपने 1900 छोड़ के 2200 पे खरीद कर ली। आपका खर्चा कितना हुआ? आपका खर्चा 2200 हुआ क्या? नहीं, आपका खर्चा हुआ 300 रुपया, क्योंकि आप मार्केट में बेचोगे भी ना, जो खरीदोगे 300 रुपया सरकार। और 2200 में खरीद रहे हो तो 2500 में बेचोगे, वहां कोई 1900 में नहीं बेचेगी सरकार। ये भी होता है। हाँ जी जी जी, अगर कभी कभी 2500 में मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो असली बात ये, अगर मान लो सरकार को कुछ घाटे में भी बेचना पड़ेगा, मान लीजिए, ठीक है, असली मोटी बात, और ये तो कक्षा 8 का गणित है, ये कोई मैं गहरा अर्थशास्त्र नहीं बता रहा, कि आपका खर्च उतना हुआ जितने में आपने खरीदा और जितने में बेचा, उसका जो अंतर हुआ वो खर्चा हुआ ना। 17 लाख करोड़ रुपया उस दिन खर्च होगा जिस दिन आप इस देश की सारी फसलों को खरीद के किसी गोदाम में रख दो, फिर गोदाम को आग लगा दोगे। अबे बेवकूफ़ी की बात, अकल के दुश्मन लोग हैं इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। सच बात क्या है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो नहीं, आपने कुछ आज की है, नहीं, आपने बड़े कड़े और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया योगेंद्र यादव। एक सेकंड, आपने कड़े और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, पर बाकायदा इन्हीं बातों को हलफनामे के रूप में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने 8 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया।
C2+50 दिया तो जी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आंकड़े नहीं दिए थे जी 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 वो इन लोगों की अर्थव्यवस्था कुछ दूसरी होती है, इनको दिल्ली में बैठ के कुछ दूसरी तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तथ्य बता दूं, जो आपने जिक्र किया कि सरकार की जेब से जाएगा, एमएसपी और बाजार दाम में जो अंतर है वो सरकार की जेब से जाएगा। वो अंतर कितना है आपने बताया, 2017-18 के आंकड़ों के आधार पे हमने कैलकुलेशन की थी। वो अंतर उस समय 47,000 करोड़ रुपए का था। समझिए 2-3 करोड़ सरकार का जेब से खर्च भी होगा वो सब करने में, 2-3 हजार करोड़, 50,000 करोड़ का मामला है। और तब हमने ये भी कैलकुलेशन की कि अगर सरकार एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से देती और बाजार दाम वही रहते जो उस साल थे, तब कितना खर्च होगा। तब ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2-2.25 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। मैं इस इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, आपने शुरू में कही, आपके दर्शकों को शायद समझना आई होगी सारी बात। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सरकार को सारी फसलों को खरीद के किसी गोदाम में रखना पड़ेगा। नहीं, सरकार को 4 चीज करनी होगी। आपने जिक्र किया, मैं गिनवा देता हूं। नंबर 1, एक स्कीम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जैसे ही दाम गिरने लगे आप मार्केट में घुसते हैं, 2-5% खरीदते हैं, दाम फिर एमएसपी के बराबर आता है, आप पीछे हट जाते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, कॉटन कॉरपोरेशन ये करती है। सरकार की स्कीम थी एमआईएस वाली, जिसके अंदर 4,000 करोड़ का पिछले से पिछले साल तक का बजट था, उसको पिछले साल खत्म कर दिया गया। नंबर 2, सरकार, जैसे आपने इशारा किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी पॉलिसी बदल सकती है। जहां किसान को 4 पैसा मिलना शुरू हुआ, आप एक्सपोर्ट बैन लगा देते हो। गेहूं पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, 45,000 करोड़ का आंकलन है क्लियर का, कि नुकसान हो गया किसान को। तो भाई किसान को कहीं गलती से 4 पैसा फालतू ना मिल जाए, इसकी तो आप व्यवस्था कर देते हो। और जब किसान डूबे तो कहते हैं बाजार है, मैं क्या करूं। अरे कमाल कर रहे हो। ठीक है गुणी प्रकाश, आप तो एमएसपी को, एक सेकंड, मैं अभी बाकी 2 बातों पर भी आता हूं। एक आखिरी बात, हाँ, आखिरी बात जो आपने उसका कहा, भावांतर वाली, भावांतर की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में फेल हुआ, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा प्रयोग किया बाजरा में। आप अगर किसी भी वजह से ये रह जाए कि भाई बाजरा 2200 का था, बाजार में 1800 मिला, तो सरकार कहती है लो 400 रुपए आपको प्रो रेटा बेसिस पे हमने आपके अकाउंट में भेज दिया, आपसे कोई रसीद ना मांगी, कुछ ना किया। तो ये किया जा सकता है। उसके लिए नियत चाहिए। वो नियत क्यों नहीं दिखाई देती? मुझे एक चीज बताइए गुणी प्रकाश, 6 मीटिंगें हो गई, 37 बार चर्चाएं हो गई, वो एमएसपी प्रभावी नहीं बन रही है। और ये जी बड़ी बड़ी फिगर्स बता दी जाती हैं कि देश का बट्टा बैठ जाएगा। ऐसे बैठ जाएगा? सब कुछ सरकार को खरीदना है क्या गुणी भाई? चौधरी साहब राम राम। सबसे पहले ये है कि जो एमएसपी है, एमएसपी का फार्मूला क्या है? एमएसपी को तय करने का फार्मूला कम से कम जानकारी भी होना चाहिए। भाई एमएसपी तय कौन करता है? तय करती है सीएसीपी। और सीएसीपी कहती है कि उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत की सिफारिश करेगी सरकार से। उसमें किसान कहाँ रह गया? किसान तो आपने भी अभी चर्चा में कहा, किसान को, अगर किसान को दाम मिलना शुरू हो गया, मार्केट में रेट बढ़ना हुआ, तो निर्यात पे पाबंदी लगा दी। जैसे आप भी कह रहे गेहूं और चावल पे पाबंदी। आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो करोड़ों को डॉलर आएगा देश में। और किसान की जेब में क्या होगा? सवाल तो ये है। हाँ, मैं ये कह रहा, किसान की जेब में पैसे आने, डॉलर आने। देश की इन्होंने क्या किया कि किसान को सीएसीपी में उपभोक्ता के हित में वो लागू कर दी कि किसानों की फसलों को लूट के और किसानों को फ्री में बांटे, राजनीति करें। ये एमएसपी जो है वो किसानों के लिए सबसे, तो यहाँ आप अपनी पीड़ा का, अपने दुख का, अपने दर्द का बयां कर रहे हैं। किस खातर बैठे हो आप उस कमेटी में? वह कमेटी तो बनी इस नाम की थी कि एमएसपी न प्रभावी बनाएंगे, वो तो बनती को ना।
नहीं आप सुन तो लो साहब। हाँ। एमएसपी इसीलिए एमएसपी चौधरी चरण सिंह जिनको रत्न अवार्ड दिया गया भारत रत्न का, वो उन्होंने कहा था कि एमएसपी अगर देश में लागू होगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। एमएसपी को रख के आप किसानों को जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 में जवाहरलाल ने कहा कि आप किसानों की फसलों की कीमत तय कर ही नहीं सकते, और वो 9 शेड्यूल में डाल दिया गया कि आप अपील दलील नहीं कर सकते। तो किसान को बाजार चाहिए, बाजार का मतलब दुनिया का बाजार चाहिए। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न पदार्थ का सबसे बड़ा संकट है। एमएसपी को कानून बनाने में दिक्कत क्या है, मैंने न्यू समझा दो एक लाइन में। किसान को सुनो, जब एमएसपी पे अब भी किसान, मैं आपको बताऊं 1970 में गेहूं का रेट था 80 पैसे और तेल का रेट था, पेट्रोल का रेट था 55 पैसे, और आज क्या पेट्रोल का रेट है, आज गेहूं का क्या रेट है। अगर एमएसपी का कानून बना दिया किसान को, जब अब भी किसान का उजड़ने का कारण है, किसान को बर्बाद होने का कारण है, किसान को जो आत्महत्या करने का कारण है एमएसपी। एमएसपी अगर बाजार हमारे लिए भी दुनिया का बाजार खुलेगा तो हमारे को भी दाम, मंडी में बंधक बना दिया, मैं 2 लाख रुपए देके आरती के अलावा कहीं फसल नहीं बेच सकता। तो एमएसपी जो आप मांग रहे हो मैं समझ गया, गुणी प्रकाश जो कह रहे हैं कक्का कि ये एमएसपी ने नाश कर दिया किसानों का, और आप एमएसपी को कानून बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हो। शिव कुमार कक्का आपसे जी, सवाल था। नमस्कार। हाँ जी। देखिए, वो उनका विचार है। अभी मैं मैंने कहा वो उनका विचार है वो, पर पूरे देश का किसान, तमाम सारे संगठन और तमाम बुद्धिजीवी इस मांग को लगातार कर रहे हैं। वो उनका विचार है। हमारा विचार है कि कई वर्ष हो चुके इस मांग को लेकर, और एक कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी में कोई निर्णय हुआ नहीं है। उस दिन हमारी 12 तारीख को 6 घंटे चर्चा हुई 3 मंत्रियों से चंडीगढ़ में। जिस प्रकार की चर्चाएं हमारी पहले भी हुई थी, सरकार की ओर से केवल एक ही बात बोलते रहे कि कमेटी बना देते हैं। हमारा उनसे आग्रह यह था कि हमारी 2 प्रमुख मांगे थी, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। तो ऋण मुक्ति पर आप कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। C2+50 पे भी आप कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। जो आपने एमएसपी तय की है भारत सरकार ने, उसका कानून बनाने में क्या समस्या है, तो बोले कमेटी बना देते हैं। भाई, कमेटियां आप पहले बहुत बना चुके हो। अभी तक देश में 5 आयोग बने हैं किसानों के, एक भी आयोग की आप सिफारिश को लागू नहीं करते हो। कानून बनाने में तो दिक्कत आप क्या है? मैं वो कमेटियों- गणित की दिक्कत है क्या? यहाँ योगेंद्र यादव कुछ गणित दे रहे हैं, कुछ बाकी वहां पर सरकार की जो अर्थशास्त्री हैं वो कुछ और गणित देते हैं। ये गणित का खेल है भाई। देश भी खुशहाल रहना चाहिए और किसान भी कंगाल नहीं होना चाहिए। तो वो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए संदीप जी, 17 लाख करोड़ का जो फिगर दे रहे हैं, ये फिगर पूरी तरह से सत्य नहीं है। किसान 20% फसल अपने पास रखता है, व्यापारी भी खरीदते हैं, एफसीआई खरीदती है, तमाम लोग खरीदते हैं। तो ये बजट उतना नहीं है जितना बता रहे हैं वो। हमारी जब चर्चा भी हो रही थी दिल्ली में आंदोलन के दौरान में, तब हमको ये बजट फिगर बताया था अमित शाह जी ने कि 16 लाख हजार करोड़ का खर्चा आएगा। हमने उसका विरोध किया था कि नहीं आएगा। मुश्किल से उस समय 1 लाख करोड़ का खर्चा ऊपर से बोझ पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। परंतु सरकार कमेटियों के बहाने इस समस्या को टालती रहती है। कमेटी के बहाने अभी तो कमेटी एक और बैठक की पेशकश की गई है, चंडीगढ़ में बैठक की बात हो रही है। विजय सरदाना, ये जब आंकड़े दिए जाते हैं 17 लाख करोड़, अब गलत तो नहीं है मेरी जानकारी, सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन हुई थी 25-22 तक, और 15 भी नई कंपनियों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का उसमें फायदा हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, सरकार के खजाने को वो चोट थी। तो 4 साल तो हो गए, तो ये तो 6 लाख करोड़ तो ये हो गए। वहां कोई उफ नहीं करता। यहां की एक एक पाई गिनवाने के लिए बहुत मुखर हो जाते हैं काला सूट गुलाबी अखबार वाले।
संदीप जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब तक आप कंपार्टमेंट में बैठ के बात करेंगे, होलिस्टिक बात नहीं करेंगे, सारे तथ्यों को सामने नहीं रखेंगे, तो इस तरह का कंफ्यूजन और इलॉजिकल डिस्कशन होते रहे। मैं तीनों सवालों के आपके जवाब देता हूं, टाइम दीजिए जी। पहला, आपने कहा कि कॉर्पोरेट के टैक्स घटाए गए, 35 से घटा के 25 किया गया। आपको पता है कि दुनिया में 35% कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा था, इसीलिए आपके यहां इन्वेस्टर नहीं आते थे। वो कहते थे हम ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप 170 देशों में से एक देश हो जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आपको रेवेन्यू चाहिए। आप अगर व्यापारी हो, इन्वेस्टर हो, आज आप एफडी उस बैंक में कराते हो जहां ज्यादा ब्याज मिलता है, आप वहां पैसा लगाते हो, वहां जमीन खरीदते हो, किसान वो चीज खरीदता है जहां उसका फायदा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा प्रिसाइज रखिए प्लीज, थोड़ा सा वक्त की कमी है। वो क्या पैसा नहीं लगाएगा उस देश में जहां पे कम टैक्स हो? तो ये जो बार बार आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, एक बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो जब तक आप लॉजिक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉर्पोरेट करते रहेंगे, तो आप दुनिया से बाहर जा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आज कंज्यूमर दे रहा है 5 गुना, आपके एमएसपी से डबल पैसा दे रहा है कंज्यूमर, किसान तक नहीं पहुंच रहा। ऐसा नहीं है कि बाजार किसान को पैसा नहीं दे रहा, बीच में जो लोग किसान का हक मांग रहे हैं, मार रहे हैं किसान का, उस पे एक किसान नेता नहीं बोलता। सरकार गारंटी दे दे, अरे भाई कंज्यूमर पूरा पैसा दे रहा है, आप पहले ये तो बोलो कि हमारा हक कौन मार रहा है, पहले उसको जेल में डालो। इसकी कोई बात नहीं करेगा। जब किसान को पूरा पैसा मिल जाएगा तो आपको एमएसपी देना या नहीं देना, वो डिबेट खत्म हो जाता है। पॉइंट ये है कि कंज्यूमर पूरा पैसा दे रहा है, आप और हम 50 रुपए सब्जी के दे रहे हैं, किसान को 5 रुपए मिल रहा है। कानून बनाने में दिक्कत क्या है? लुटेरे बीच में किसान उनके नहीं, कानून बनाने से क्या दिक्कत हो जाएगी? कानून की बाध्यता ये थोड़ा है कि विजय भाई कि सरकार को सब खरीदना होगा। हाँ, वही उसी पे आ रहा हूं मेरे अरे ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, जब आप कानून बनाते हैं ना, आप कानून का मतलब है लायबिलिटी, कानून का मतलब है जिम्मेवारी। कानून से बना के आपके जो किसान नेता, हमने कब बोला बस कानून बना दो? मजाक है। कल को अगर मान लीजिए किसान को पैसा नहीं मिलता, मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं एज ए किसान कि साहब सरकार मेरा माल नहीं खरीद रही, गारंटी दी है, कौन जिम्मेवार होगा? आप जब तक लॉजिक नहीं समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार नहीं समझेंगे, ये ऐसे नहीं होता है कि आपने बोल दिया और हम बना दें। आप संविधान से चलते हो और संविधान में साफ लिखा है कि सारे किसान, सारे नागरिक बराबर है। ये कह रहे हैं कि 23 फसलों पे गारंटी दे दो। क्यों भाई, दूध का किसान क्या देश का नहीं है? और सबसे बड़ी बात, एक आखिरी लाइन में बोलता हूं, किसको पैसा मिलेगा? जिसके पास मार्केटेबल सरप्लस है। 70 से 80% किसान छोटा है जो अपने उगाता है और घर में रखता है। सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको होगा? बड़े किसानों को, और उन किसानों को जो ये माल बेचना चाहते हैं। लेकिन यही किसान नेता बोलते हैं सब्जी को क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि सब्जी इनको खानी है। बड़े किसानों को ही फायदा होगा क्या, या कॉर्पोरेट जगत को जो दिया जाता है उसकी बात होगी? अपनी बात को आप कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखिए क्या है कि विडंबना ये है संदीप जी, जहाँ सरदाना जी को आप अर्थशास्त्री कहते हैं, ये लॉबिस्ट हैं, इंडस्ट्री की लॉबिंग करते हैं ये, और वही लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एक लॉबिस्ट है, लॉबिस्ट लिखा जाए उसको। इनका कोई काम नहीं है, ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी भारत सरकार में 17 लाख के घाटे का वो मिथक चलाया। सब युद्धवीर सिंह को रखिए स्क्रीन पर। इंडस्ट्री की लॉबिंग करनी होती है इनको। और दूसरी बात ये, किस तरह की बातें ये कर रहे हैं समझ में नहीं आता। इनके कहने से छोटा किसान, बड़ा किसान, कौन बड़ा किसान है? इस देश में संविधान है, सिंचित जमीन कितनी रख सकते हैं, असिंचित जमीन कितनी रख सकते हैं। और ये है कि जो जैसे 12 एकड़ का आपके उत्तर प्रदेश में है, 12 एकड़ के किसान की आय वो बताई हुई है कि 5,000 से ज्यादा का प्रॉफिट तो कोई किसी हिसाब के आंकड़े से नहीं मानता है। 80,000 कमाने वाले किसान को बड़ा कहते हैं। वो बड़े तो से ऐसे में युद्धवीर सिंह, अब सरकार कह रही है तीसरे दौर की बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा हमें वक्त लगेगा, तो कभी समाधान भी होगा या घमासान ही मचा रहेगा?
सुनिए आप संदीप जी, कमेटी की बात कर रहे हैं। एक कमेटी बनी हुई है ना, गुणी प्रकाश हैं उस कमेटी में। क्योंकि भूपेंद्र मान को तो अगर वो कमेटी में आ जाता तो पंजाब के लोग उसे तो पंजाब छुड़ा देते उसका। ये इकलौता है हरियाणा में बेलगाम का बुजुर्ग आदमी है, कुछ भी कहने लग जाता। ये बहस हो रही है एमएसपी की गारंटी की, सीएससीपी पे बात कर रहा है, सीएससीपी के फार्मूले समझा रहा। आपको संदीप जी पता होगा 2007 में मुक्त व्यापार की बात हुई थी, 1600 रुपए में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीद के लाए थे। 30 सेकंड में बात पूरी करनी होगी युद्धवीर जी। 2008 में जो है उसको जो है दोबारा से विड्रॉ किया था कांग्रेस सरकार ने। वो मुक्त व्यापार का मॉडल पहले भी देख चुके हैं। ये हिंदुस्तान में जो उपभोक्ता जिस तरह का है और उत्पादक जिस तरह का है, उसको देख के नियम कायदे बनाए जाते हैं। आज एक गृह मंत्री हरियाणा का कह रहा, देखो आप कैसी बात है, बोले ये चंडीगढ़ में बात नहीं करते। अरे मामला चंडीगढ़ का है क्या? फसलों के दाम चंडीगढ़ में तय होते हैं क्या? एमएसपी पे गारंटी चंडीगढ़ सरकार दे सकती है क्या? कोई पंजाब या हरियाणा तो की ये सरकार? घमासान कब तक और समाधान क्या निकलना इतना मुश्किल है, या एमएसपी पर खुलकर बात हो जाए, आंकड़े सरकार अपने पेश कर दे, बस कोई भी एक फिगर को हवा में उड़ा दिया जाए, उससे काम चलेगा क्या? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होता है कि सरकार कितना खर्च करेगी, उससे समाज को, एक तबके को कितना फायदा होना है। वो चीजें खुलकर क्यों नहीं की जाती?